दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को सीधी चेतावनी। आयतुल्लाह अली खामेनी का ऐलान, सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से ताकत नहीं दिखती, असली ताकत उसे डुबोने वाले हथियार में होती है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान का साफ संदेश, दबाव में नहीं झुकेंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे, भारत में बड़ा फैसला। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी देने का किया ऐलान। धार्मिक सम्मान और प्रशासनिक संतुलन, क्या यह मॉडल आगे और राज्यों में दिखेगा? और इसी के साथ आपको बताएंगे, दक्षिण एशिया में सियासी बदलाव। तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, बहुमत के साथ सत्ता में वापसी। मंत्रिमंडल में हिंदू बौद्ध भी शामिल। और इसी के साथ सोमालीलैंड को इजराइल द्वारा मान्यता देने पर तुर्की के राष्ट्रपति का फूटा गुस्सा। अदीस अबाबा की धरती से बड़ा ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने अमेरिका की बार बार दी जा रही सैन्य धमकियों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बड़े युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि असली ताकत उस हथियार में होती है जो ऐसे जहाजों को समुद्र में डुबो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उनकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत सेना भी कभी कभी ऐसा झटका खा सकती है कि संभल ना पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो यह जरूर खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे डुबो सकता है। खामेनी ने यह भी याद दिलाया कि पिछले 47 सालों में अमेरिका ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं कर पाया है और आगे भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, मिसाइल से लैस युद्धपोत और हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर परमाणु मुद्दे पर समझौता नहीं हुआ तो यह सैन्य ताकत काम आएगी। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इन सैन्य दबाव का इस्तेमाल बातचीत में बढ़त लेने के लिए कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब भी देंगे। ईरान के सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी ने भी ट्रंप को चेतावनी दी और कहा कि अगर टकराव हुआ तो उसके नतीजे बहुत सख्त होंगे। खामेनी ने कहा कि अमेरिका पहले से ही बातचीत का नतीजा तय करना चाहता है। उनका कहना है कि अमेरिका कहता है कि परमाणु ऊर्जा पर बात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ईरान के पास परमाणु ऊर्जा ही ना रहे। उन्होंने इसे गलत और बेवकूफी भरा रवैया बताया। उनका कहना था कि बातचीत का मतलब बराबरी से बात करना होता है, ना कि पहले से शर्तें थोप देना। उन्होंने इमाम हुसैन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने यजीद के सामने झुकने से इनकार किया था, वैसी ही ईरानी जनता भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। खामेनी ने हाल की हिंसा और दंगों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश उन लोगों के लिए शोक में है जिनकी जान गई। उन्होंने मारे गए लोगों को 3 हिस्सों में बांटा। एक, सुरक्षा बल और स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें उन्होंने उच्च दर्जे का शहीद बताया। दूसरा, आम लोग जो दंगों के दौरान मारे गए। तीसरा, वो लोग जो भटककर दंगों में शामिल हो गए लेकिन बाद में पछताए। उनका कहना था कि कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी लोग माफी और दुआ के हकदार हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन घटनाओं में 3117 लोगों की मौत हुई, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इन दंगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था और उन्हें बाहर से मदद मिली थी। कुल मिलाकर ईरान की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि वो बातचीत भी करेगा, लेकिन दबाव या धमकी के आगे झुकेगा नहीं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को खास राहत देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग स्टाफ, साथ ही बोर्ड, निगम और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग रमजान के दौरान शाम 4 बजे ही दफ्तर या स्कूल से जा सकेंगे। यानी उन्हें रोजाना 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगी ताकि वो आराम से रोजा खोल सकें और नमाज अदा कर सकें। ये व्यवस्था 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
हालांकि अगर कोई आपात स्थिति हुई या काम की जरूरत ज्यादा हुई तो कर्मचारियों को तय समय से ज्यादा रुकना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि ये फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया है। इससे मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान अपनी इबादत आसानी से कर सकेंगे। स्कूलों के लिए भी खास टाइम टेबल बनाया गया है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक उर्दू माध्यम के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, साथ ही उर्दू सेक्शन वाले स्कूल और डाइट कॉलेज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 तक चलेंगे। पढ़ाई के कम हुए समय की भरपाई के लिए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक अतिरिक्त कार्य दिवस रखा जाएगा, जबकि प्राथमिक स्कूलों में रोजाना आधा घंटा समय बढ़ाया जाएगा। क्षेत्रीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि यह नया टाइम टेबल सही तरीके से लागू हो। सरकार ने साफ किया है कि ये छूट सिर्फ रमजान के महीने के लिए है। दोस्तों, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की राहत दी गई है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि ये कदम धार्मिक आजादी और काम के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि रमजान के दौरान रोजा रखने वालों को आसानी हो और कामकाज भी ठीक से चलता रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने। इससे पहले बीएनपी के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें एक हिंदू मंत्री नीताई राय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दीपेन देवान चकमा भी शामिल है। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया। पिछले गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 299 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके अलावा 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की। भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने नई सरकार बनने पर भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात ढाका में नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई। बैठक के दौरान ओम बिरला ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर इजराइल सोमालीलैंड को एक आजाद और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देता है तो इससे ना तो सोमालिया का भला होगा और ना ही पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इलाके का। उन्होंने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री अबी अहमद के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। एर्दोगान ने साफ कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं का हल इलाके के देशों को मिलकर निकालना चाहिए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को विदेशी ताकतों की खेल का मैदान नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता और सीमाओं की अखंडता को अहमियत देता है। उनका कहना था कि ये इलाका पहले ही काफी अशांति झेल चुका है, इसलिए नए विवाद और संघर्ष नहीं बढ़ने चाहिए। एर्दोगान ने सोमालिया और इथियोपिया के बीच चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया, जिसे अंकारा प्रोसेस कहा जाता है, उनका जिक्र करते हुए दोनों देशों के सकारात्मक रवैये की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर इलाके में स्थिरता आती है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अपनी आर्थिक संभावनाओं की वजह से दुनिया का ध्यान खींच सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इथियोपिया में 200 से ज्यादा तुर्की कंपनियों ने करीब $2.6 अरब का निवेश किया है, जिससे लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला। तुर्की कंपनियां रेलवे, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 1926 में अदीस अबाबा में तुर्की ने उप सहारा अफ्रीका का पहला दूतावास खोला था। तुर्की की सहायता एजेंसी टीका ने नेजाशी मकबरा और मस्जिद की मरम्मत की है, जबकि मारिफ फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के समझौते हुए और एर्दोगान ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री को तुर्की के इलेक्ट्रिक कार टोग भेंट की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।